नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में फिर एक बार अमित शाह के बयान को लेकर हंगामा हो रहा है और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह के लापता होने का मामला फिर सुर्खियों में दिखाई पड़ रहा है। प्रदर्शन सांसदों का सदन के बाहर हो रहा है और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। पिछले 3 हफ्ते से जो हम लगातार सिलसिला देख रहे हैं और ये आखिरी हफ्ता है संसद के मानसून सत्र का। 13 तारीख तक मानसून सत्र चलना है, लेकिन अभी तक गृह मंत्री अमित शाह पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है, उनको यहां बुलाने की मांग हो रही है, बयान देने की मांग हो रही है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह नजर नहीं आ रहे हैं संसद में, सदन में, ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में। क्यों नहीं आ रहे हैं, यही सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह नहीं आते हैं तब तक यहां पर सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी, क्योंकि यह सबसे गंभीर मुद्दा इस समय है छात्रों के ऊपर हमले करने का। पुलिस ने हमले किए और पुलिस में सादी वर्दी में पुलिस के साथ दूसरे लोगों ने हमले किए। इसके बारे में जानकारी देनी होगी गृह मंत्री को। और उधर देश के अलग अलग हिस्सों में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। तो क्या कुछ इस समय चल रहा है संसद में, पहले वो देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या गृह मंत्री अमित शाह के बयान का मामला और उनके इस्तीफे की मांग का मामला इतना तूल पकड़ लिया है, तो इसके पीछे कारण क्या है। आज किस तरीके से सदन की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई और उसमें वही रहा जो पिछले 2 हफ्ते से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि प्रश्नकाल नहीं हो रहा है। वहां पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है गृह मंत्री अमित शाह से और गृह मंत्री अमित शाह नदारद है। स्पीकर या राज्यसभा के सभापति ये भी नहीं बता रहे हैं कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी, अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक लेख भी लिखा है और जो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है संसद परिसर में, उसको भी हम लोग देखेंगे। स्पष्ट है कि मानसून सत्र के जो बचे हुए 3 दिन और हैं आज के बाद, वो अब या तो गृह मंत्री अमित शाह को आकर बयान देना ही होगा या तो फिर यूं ही चले जाएंगे। मतलब मानसून सत्र में, मानसून के सीजन में संसद का मानसून सत्र भी धुल ही जाएगा, कोई उसमें प्रश्नकाल हो नहीं पाएगा। बिल्कुल समीर जी, जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें तो ऐसा ही लगता है कि कोई प्रश्नकाल नहीं हो पाएगा और संसद नहीं चल पाएगी, क्योंकि अमित शाह सदन में आने को तैयार नहीं हैं और किसी भी तरीके से अपनी जवाबदेही बिल्कुल तय करना नहीं चाहते हैं कि 20 जुलाई को दिल्ली में जो कुछ हुआ वो आखिर किसकी वजह से हुआ, किसने उसका आदेश दिया, ये वो इस पर तैयार नहीं है। इधर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि अमित शाह को सदन में आना ही होगा, या तो आप दोषी हैं या फिर आप इनकॉम्पिटेंट हैं, अयोग्य हैं, 2 में से एक चीज़ है और दोनों स्थितियों में आपको सदन में आकर बताना होगा। ये राहुल गांधी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। राहुल गांधी ने आज एक लेख लिखा है, उस लेख में भी उन्होंने यही स्पष्ट किया है और उसका हेडिंग भी यही है कि या तो आप अयोग्य हैं या फिर आप दोषी हैं। राहुल गांधी ने ये लेख भी लिखा है समीर जी, उनकी बाइट भी हम लोग देखेंगे क्या है। राहुल गांधी इसको लेकर क्या कह रहे हैं। पूरे विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है, अखिलेश यादव ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सदन में आना ही पड़ेगा। आखिर बताएं अमित शाह कि किसने लाठियां चलवाई, किसने कील लगी लाठियां चलवाई, किसने पैलेट गन चलवाए। अमित शाह को आकर सदन में ये जवाब देना ही होगा। पूरे वर्दी में पुलिस के साथ लाठी चलाने वाले कौन है, सबसे गंभीर मुद्दा ये है। बिल्कुल सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि सादा वर्दी में जो लोग पहुंचे थे वो कौन थे और पुलिस की वर्दी पहनकर जो सिविल पहुंचे थे वो लोग कौन थे। बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं और बहुत ही गंभीर सवाल हैं, क्योंकि ये केवल इस प्रदर्शन को लेकर नहीं, पिछले कई प्रदर्शनों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और अगर ये एक परंपरा बन रही है, इसके पीछे कोई बड़ा खेल हो रहा है, तो देश को जानने का ये अधिकार है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। विपक्ष की चिंता इस बात को लेकर है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, एक बार सुन लेते हैं। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा है, उस आर्टिकल में यही बात कही गई है कि या तो गृह मंत्री आकर बयान दे या तो फिर अयोग्य साबित हो चुके हैं, अपनी अयोग्यता को स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दें। अब दोनों में से क्या होता है, और नहीं तो फिर विपक्ष के पास जो हथियार है कि वो सदन में इसका प्रतिरोध करता रहेगा, सदन के बाहर अपना प्रतिरोध जताता रहेगा। भले ही स्पीकर और सभापति रोज कार्यवाही स्थगित करते रहे, सदन का सत्र समाप्त हो जाए, लेकिन विपक्ष ये सवाल पूछता रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है पूरे के पूरे विपक्षी गठबंधन ने। राहुल गांधी को पहले सुनते हैं, प्रदर्शन की भी तस्वीरें देखेंगे, किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं संसद में, लगातार ये प्रदर्शन जारी है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर गृह मंत्री के क्यों बयान नहीं दे रहे हैं, क्या ऐसा है जो छिपा रहे हैं, क्या ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये वास्तव में किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। क्योंकि अगर आकर बयान देंगे तभी ये बातें स्पष्ट होंगी कि आखिर क्या कुछ है, और चूंकि वहां पर संसद में सवाल भी पूछे जाएंगे। बहरहाल सुन लेते हैं राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं।
जो है वो तभी बोलने देंगे, जिस तरह से किरण नीति कह रहे कि राहुल माफी मांगा तभी हम बोलने देंगे। देखते हैं। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, इसको नीचे करिए। दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना सर। बीजेपी ये भी कह रही है कर रहा है, देखिए सदन में भी नहीं आए। व्हाई इज ही नॉट कमिंग? सपोजिटली ब्रेव होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाई इज ही नॉट इन द हाउस? इफ ही इज नॉट डन एनीथिंग, लेकिन संसदीय मंत्री इफ ही इज नॉट डन एनीथिंग, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। देखिए मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर विपक्षी सांसदों का सवाल पूछने का हक है और वो हक मिलना चाहिए। और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में स्पष्ट है कि या तो वो चीज़ें छिपा रहे हैं, उनको पता नहीं था, और इसका मतलब वो इनकम्पिटेंट हैं, यानी अयोग्य हैं। वो गृह मंत्रालय जैसा जिम्मेदारी वाला विभाग चलाने के लिए योग्य नहीं है। पहली बार ये योग्यता का सवाल नहीं उठ रहा है अमलेंदु जी। पिछले कई मामले ऐसे आए हैं, चाहे वो पुलवामा का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, बहुत सारे मामले ऐसे हैं, और वहां पर आपको कुछ पता नहीं चलता इंटेलिजेंस एजेंसियां आपकी क्या काम कर रही हैं। लेकिन यहां अगर अपने अधिकारों के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके ऊपर पुलिस के साथ साथ निजी सेनाओं के जरिए उन पर हमला कराया जा रहा है। ये सवाल बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, निजी सेनाओं से हमला कराया जा रहा है, और निजी सेनाएं जो हैं वो किस तरीके का व्यवहार कर रही हैं, ये और पुलिस भी किस तरीके का व्यवहार कर रही है, दोनों ही बातें समीर जी। निजी सेनाएं भी, यानी 70 सालों में पहली बार है समीर जी कि पुलिस के साथ निजी सेनाएं अब दिखाई पड़ रही हैं। वरना तो आप सेना नाम रख लीजिए, अब प्रतिबंधित हो जाते हैं। यहाँ तो जो है निजी सेनाएं बाकायदा काम कर रही हैं। RSS में जो प्रशिक्षण दिया गया लाठी चलाने का, वो उसमें आके पुलिस के साथ लाठी भांज रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये जिस तरीके से चल रहा है, राहुल गांधी ने इसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है समीर जी। और राहुल गांधी फिर वही कह रहे हैं कि भाई पैलेट गन और कील लगी लाठियां, आंसू गैस के गोले, ये सब किसने किया, ये हमला किसने कराया छात्रों के ऊपर? हम सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की हम मांग कर रहे हैं। ये बड़ी बात राहुल गांधी ने फिर ट्वीट करके कही है, वो भी हम लोग उनका अभी ताजा ट्वीट देखते हैं। और राहुल गांधी स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तक ये नहीं होगा, सदन में आकर अमित शाह अपना जवाब नहीं देंगे, तब तक इसी तरीके से हम नहीं चलने देंगे और बाहर भी आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल, बाहर भी आंदोलन चलता रहेगा और सदन के भीतर भी हम ये सवाल पूछते रहेंगे, भले ही स्पीकर और राज्यसभा के सभापति कार्यवाही स्थगित करते रहे। ये राहुल गांधी का ट्वीट है जिसमें लिख रहे हैं कि पैलेट गन, कील लगी लाठियां और आंसू गैस के गोले, शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे छात्रों पर इनसे हमला किया गया। पुलिस ने लड़कियों को पीटा, कई के प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें आई, नाबालिगों की हड्डियां टूट गई। मोदी सरकार सवालों का जवाब ऐसी बर्बरता से देती है। और गृह मंत्री, लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमित शाह इस मामले पर जवाब देने के लिए संसद तक नहीं आए। चर्चा के लिए विपक्ष के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। उनकी चुप्पी सिर्फ अनदेखी या चूक नहीं, ये हिंसा की मंजूरी है। वो या तो गुनहगार है या फिर नाकाबिल। हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं और जब तक उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। ये बहुत गंभीर मसला अमलेंदु जी बन गया है संसद में और संसद के बाहर, और संसद परिसर में ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में गृह मंत्री अमित शाह अब निशाने पर हैं, जो कि बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से केवल पुलिस ने लाठियां नहीं भाजी, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े और कील लगी हुई लाठियों से हमला किया, बल्कि उनके साथ ऐसे तमाम लोग थे जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है। और जवाबदेही जिनकी है वो खुद भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है देश में। और इसी मांग को लेकर आज एक बार फिर कैसे सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है, एक बार उसको भी देखते हैं। लोकसभा में जैसे ये सवाल पूछा गया, हमने पिछले 2 हफ्ते आपको इस तरह से लगभग रोज की स्थिति दिखाई कि प्रश्नकाल सवाल जैसे ही पूछा जाता है, स्पीकर कुछ अपना बोलते हैं और उसके बाद कार्यवाही स्थगित हो जाती है, कभी 12 बजे तक के लिए, कभी 2 बजे तक के लिए और कभी पूरे दिन के लिए।
तो सुन लेते हैं आज किस तरीके से कार्यवाही हुई। वही चीजें आज फिर दोहराई गई लोकसभा में। Question number 301. Question number 301. Question number 301, sir, here. Sir, answer is laid on the table of the House. Honorable Speaker, sir. The House stands adjourned till 12 noon. तो ये 12 बजे तक के लिए, जब प्रश्नकाल 11 बजे शुरू हुआ और उसके बाद फिर ये कार्यवाही स्थगित हो गई। आज तो बिरला साहब नहीं थे, लेकिन बिरला साहब निर्देश देकर गए होंगे कि जैसे ही आप ये सवाल पूछा जाए कि छात्रों पर हमले क्यों हो रहे हैं, तो आप सीधे कार्यवाही स्थगित कर देना। वही हुआ। हाँ, वही हुआ समीर जी। और चूंकि आज देखिए, आज तो एन के प्रेमचंदन बैठे हैं जो आरएसपी के सांसद हैं। तो आज उन्होंने भी स्थगित की, यानी जो भी कुर्सी पर बैठेगा वो स्थगित करेगा, स्थगित करना। चूंकि अमित शाह तो आएंगे नहीं सदन के अंदर। अगर एन के प्रेमचंदन आदेश दे भी देते कि अमित शाह जी सदन के अंदर आइए, तो अमित शाह जी आते ही नहीं सदन के अंदर। देखिए भी करते क्या, तो कुर्सी पर तो बैठेगा, उसको वही करना है जो बिरला जी बताएंगे। तो उन्होंने भी स्थगित कर दी, 12 बजे तक की हुई और ये देखा जाता। लेकिन राहुल गांधी बार-बार स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर अमित शाह सदन के अंदर नहीं आएंगे और अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, स्पष्टीकरण आकर सदन के अंदर नहीं देंगे, तब तक हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं किसी भी हाल में। ये राहुल ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। जी बिल्कुल, ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जवाब तो देना ही पड़ेगा गृह मंत्री अमित शाह को। तो अभी जब 12 बजे फिर कार्यवाही शुरू हुई, अभी हमने आपको दिखाया कि प्रश्नकाल जैसे ही शुरू हुआ स्थगित कर दिया गया। 12 बजे फिर जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अमलेंदु जी, बिल्कुल वही पैटर्न पिछले 2 हफ्ते से जो हम लोग लगातार देख रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर, संसद परिसर में विपक्ष के सदस्यों का विरोध जारी है। गृह मंत्री अमित शाह कहां गायब हैं? सवाल पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक आप बयान नहीं देंगे, संसद में हम उसकी मांग करते रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। यानी आप उसी संसद भवन में आकर सदन में नहीं आते हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्या छिपा रहे हैं? और आप अयोग्य हैं तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, कोई दूसरा गृह मंत्री बनेगा। अगर कोई न कोई तो योग्य होगा ही। देखते हैं क्या किस तरीके से आज भी वहां पर प्रदर्शन चल रहा है विपक्षी सांसदों का। एक मिनट। और विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के अलावा वहां पर ये लगातार ये पूरा का पूरा सीन पिछले 2 हफ्ते से हम लोग लगातार देख रहे हैं। तीसरा हफ्ता है, ये मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता है। अब 13 तारीख तक ही है। अगर ना बढ़ाए, सरकार को लगे कि उसको कुछ अपने विधेयक पारित कराने, लेकिन विधेयक पारित कराने की कोशिश में सरकार लगी है अमलेंदु जी। इन सब के बावजूद आप देखिए कॉन्फिडेंस, बिल्कुल समीर जी, ये कॉन्फिडेंस सरकार का देखने को लगता है कि कितने कॉन्फिडेंट हैं। अब कॉन्फिडेंट हैं या घबराए हुए, समीर जी दोनों बातें हो सकती हैं। या तो एक ज़्यादा ही घबराहट है कि सामने आना ना पड़े और किसी भी तरीके से आप पास कराने बिलों को, ये है। और दूसरा ये कि आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि तुम कुछ भी करते रहो, हमें अपने बिल पास कराने और बिल पास कराएंगे, उसी के लिए हम संसद बुलाते हैं केवल बिल पास कराने के लिए, और फिर नमस्ते टाटा बाय बाय। बाकी यहाँ विपक्ष के लोगों को सुनने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये बिरला जी कहते ही हैं कि भाई इसके लिए नहीं है सदन, आप लोग ये जो कर रहे हैं, आप नारेबाजी कर रहे हैं, अमित शाह को बुलाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, तो ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये सब हो रहा है सदन के अंदर। अखिलेश यादव ने भी समीर जी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया एक तरीके से, यानी राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए अखिलेश यादव ने भी स्पष्ट कर दिया कि सदन में आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, वरना सदन नहीं चल पाएगा। हम पूछ ही क्या रहे हैं, यही तो पूछ रहे हैं भाई कि ये 20 जुलाई को जो हुआ ये किसके कहने पे हुआ, ये आकर सीधी बता दीजिए। और क्या? अगर आपके कहने पे नहीं हुआ तो बता दीजिए, और आपके कहने पे हुआ तो बता दीजिए। बिल्कुल मुश्किल 3 सवाल हैं, आप उनके जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसका मतलब आप चीजें छिपा रहे हैं। और आप सदन में नहीं बोलेंगे तो सदन के बाहर ये संसद परिसर का दृश्य है, देख लेते हैं क्या वहां नारेबाजी हो रही है। वही अमित शाह जवाब दो, यही बैनर लिए हुए, और गृह मंत्री अमित शाह आए, जवाब दें या फिर इस्तीफा दें। देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। और पूरा विपक्ष इस प्रदर्शन में एक साथ शामिल है और लगातार ये हम प्रदर्शन देख रहे हैं। संसद में जब सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है तो बाहर यही दृश्य रोज देखने को मिल रहा है। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। अमित शाह हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। अमित शाह हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ।
चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ो, अरे गद्दा चोर गद्दी छोड़ो, गद्दी चोर कहाँ मिले। तो ये वहाँ पर प्रदर्शन, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, अमित शाह जवाब दो, आना होगा सदन में, आना होगा, ये वहाँ पर नारे लग रहे हैं। लेकिन सदन में गृह मंत्री अमित शाह न तो आ रहे हैं और न ही स्पीकर या राज्यसभा के सभापति उनको निर्देश दे रहे हैं कि आप आइए। और पिछले दिनों मैसेज कन्वे किया गया जब उनके जरिए, संसदीय कार्य मंत्री के जरिए, जी हाँ, तब भी नहीं आए उपराष्ट्रपति का मैसेज। यानी आप समझिए, देखिए किस तरीके से आप जो सदन के चीफ हैं, सभापति हैं, आप उनके आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं। साफ तौर पर यह समझिए। और वरना छुट्टी की एप्लीकेशन भेजो कि हम सदन में नहीं आ सकते, हम बीमार हैं, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, जो भी कुछ हो गया हो, दस्त हो गए हैं, तबीयत खराब है, बुखार है, जो भी है, नहीं आ सकते। मौसम ऐसा, कुछ भी हो सकता है, शुगर बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, जो भी हो गया हो, तो छुट्टी की एप्लीकेशन भेजो। यानी छुट्टी की एप्लीकेशन भी नहीं दोगे और क्लास से बंक भी कर जाओगे। ऐसा हुआ कहीं? समझ ली, ऐसा होता है कहीं कि आप छुट्टी की एप्लीकेशन भी नहीं दो, क्लास से बंक कर जाएं? रिकॉर्ड में ये भी तो आना है ना कि लगातार काम करते रहे। हाँ, तो लगातार काम करते, तो ऐसे ही लगातार काम करते हैं। अमित शाह जी भी, मोदी जी भी ऐसे ही बिना थके 18 घंटे काम करते हैं, सदन के अंदर आते नहीं है, रीलबाजी करते हैं मोदी जी, इसी तरीके से काम करते हैं। तो वो अमित शाह कर रहे हैं। बिल्कुल वही। अब लेकिन अमित शाह रीलबाजी भी नहीं करते हैं, फिर भी नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? निश्चित तौर पर ये स्पष्ट है, जो विपक्ष कह रहा है कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है जिसके तहत ये सब कुछ किया गया है और ये पूरे देश के लिए ये बहुत ही घातक है। इसके पीछे दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह की तैयारी सरकार ने कर रखी है कि यहाँ निजी लोगों को, जिनके बारे में किसी को नहीं पता है, वो पुलिस की तरह और विरोध करने, सरकार का विरोध करने वालों के खिलाफ जो है वो लाठीचार्ज करेंगे, उनके ऊपर हमले करेंगे। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? प्रदर्शन में सभी लोग शामिल हैं, ये जो हम देख रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की है, क्या कुछ कहा है? गृह मंत्री अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर सुन लेते हैं उनको। सदन नहीं चल पा रहा है, बिल हो या वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन बिल। हाँ, ये तंग करेगा, आने दो उसको भी। किसी पर अभी तक देखिए, सरकार का सामने नहीं। हम सबको जनता यहाँ चुन करके भेजती है कि सरकार से सवाल पूछें, और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष की यही भूमिका है, सरकार से सवाल करते हैं। सरकार सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार सवाल से क्यों भाग रही है? लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, करंट लगा, बहुतों को चोटें लगी, अस्पताल में बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान गए, एडमिट हुए। इलाहाबाद में आज भी बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और कई बच्चे, युवा जो आंदोलन में शामिल नहीं थे, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं। जबकि सरकार ने यह स्वीकार किया था कि किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। तो अब हम सवाल किससे पूछें? आपके माध्यम से पूछते हैं या सरकार से पूछ सकते हैं, या जनता में हम जब जाते हैं तब पूछ रहे हैं। FCRA ला रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार ने यह भरोसा दिलाया था, बीजेपी ने यह भरोसा दिलाया था कि भारत का पैसा बाहर नहीं जाएगा। भारत से न जाने कितने लोग कितना पैसा ले गए, ऑफिशियली ले गए और अनऑफिशियली ले गए। आप बताओ कितना पैसा लेके भाग गए भारत के लोग, बैंकों का बड़े पैमाने पे ले गए। उसके लिए क्या कानून था? सच्चाई ये है कि ये संस्थाओं को कब्जा करना चाहते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, FCRA के आने के बाद इंस्टीट्यूशंस पर कैसे कब्जा करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूं, सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्हें तालाब दिखाई दे जाए, इन्हें खाली जमीन दिखाई दे जाए, और अयोध्या जैसी पावन धरती पर, पवित्र स्थान पर कितना बड़ा आस्था का खिलवाड़ हुई, बताइए आप। जमीनों के 15 मिनट में रेट बढ़ गए, बताइए आप। ये तो एक खुलासा हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि आप पत्रकार साथियों, आप लोग भी रजिस्ट्रियां ढूंढ करके लाइए और दिखाइए कि ये रजिस्ट्रियां हुई हैं। रजिस्ट्रियां नहीं दिखा रहे, और फिर कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री बदलना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी की सीमाएं बदलना चाहते हैं, परसीमन। और भारत की सीमा को कौन सुरक्षित रखेगा? 2014 से लेकर के अभी तक आप लोगों के लिए भी ये सवाल है। हमारे MP साहब पढ़ देंगे, पढ़ दो इधर।
देश का क्षेत्रफल बढ़ा। नहीं नहीं, यहाँ से पढ़िए। 2014 से आज तक सरकार का जवाब क्या है? देश का क्षेत्रफल बढ़ा, देश का क्षेत्रफल घटा, देश का क्षेत्रफल समान रहा, सरकार को पता नहीं क्या हुआ, ये सवाल। और भारतीय जनता पार्टी जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूंसी का क्षेत्रफल बदलेंगे, परसीमन लाएंगे, लेकिन भारत की सीमा कितनी है, क्षेत्रफल क्या है भारत का? डिलिमिटेशन को लेकर आपकी पार्टी तो ये यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, लैंड माफिया बता रहे हैं अमलेंदु जी अखिलेश यादव। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ दमन किया गया छात्रों का, उसका आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सवाल है। और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो ये जो दाहिनी तरफ हम लोग देख रहे हैं संसद परिसर में, ये विपक्षी सांसदों का ये प्रदर्शन, उनकी नारेबाजी, ये चलती रहेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है, और अभी अखिलेश यादव ने भी स्पष्ट कर दिया कि सदन नहीं चलेगा अगर अमित शाह आकर जवाब नहीं देंगे, और अमित शाह को जवाब देना ही पड़ेगा। 20 जुलाई की घटना की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि किसने वहाँ क्या किया और किसके उस पर हुआ, और अमित शाह को ये आकर जवाब देना ही पड़ेगा। ये सभी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और राज्यसभा के अब सदस्य भी हैं, वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमित शाह को आकर जवाब देना पड़ेगा। या तो अमित शाह बताएं कि उन्होंने आदेश दिया, वरना फिर स्वीकार करें कि अमित शाह अयोग्य हैं। दो में से एक ही बात है, और ये आकर बताना पड़ेगा। सदन चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को सदन में आकर जवाब देने पड़ेंगे। सदन है ही इसीलिए कि सरकार यहाँ आकर जवाब दे। बिल्कुल, सरकार सदन में सदन है इसलिए कि वहाँ पर जो जनता, लोगों की, आम जनता की जो समस्याएं हैं उस पर सवाल पूछा जाए और उसका जवाब सरकार दे, और उसकी व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। इसीलिए एक खास मंत्री उसके लिए रखा जाता है, संसदीय कार्य मंत्री। एक पूरा का पूरा विभाग उसके लिए बना हुआ है, और वो विभाग भी एक तरीके से नकारा ही है। क्या कुछ कर रहा है वो विभाग, उसके मंत्री तो खुद नारेबाजी करने लगते हैं और विपक्षी सांसदों के ऊपर भड़कने लगते हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो फ्लोर मैनेजमेंट करें, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन करें, विपक्षी सांसदों से मिलकर सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग दें। क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, सुन लेते हैं उनको। जवाब मिल नहीं रहे। गृह मंत्री या तो जिम्मेदारी लें जो हिंसा हुई नौजवानों पर, और या फिर ये बता दें कि वो अयोग्य है। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। वही राहुल गांधी जी ने अपने लेख में भी लिखा है, और हम इंतजार कर रहे हैं दोनों सदनों में कि गृह मंत्री आके इस एक सवाल का जवाब दे कि वो उनके आदेश से हुआ या वो अयोग्य है। FCRA और डिलिमिटेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये कहीं ना कहीं सरकार के एजेंडा पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने भी व्हिप जारी करे हैं। देश के एजेंडा पे कुछ और है। देश के एजेंडा पे नौजवानों के ऊपर हिंसा, देश के एजेंडा पे अयोध्या में चंदा चोरी, देश के एजेंडा पे जो हमारी चीन की और भारत की सीमाएं हैं वहां क्या हो रहा है, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कांग्रेस का क्या रुख रहे है इस पर जो ममता बनर्जी के ऊपर, उनके काफिले के ये कायराना हमले हैं, लगातार ये विपक्षी दलों पर करते आ रहे हैं, लगातार उन तमाम लोगों पर कर रहे हैं, वो भले नौजवान हो या विपक्ष के नेता हो, जो इनके खिलाफ आवाज उठाने की है। तो ये यहाँ पर क्यों नहीं रहे, या तो अयोग्य हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, या तो फिर वो छिपा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, यही सवाल है। और अगर ये नहीं बता रहे हैं तो फिर सदन की कार्यवाही भी नहीं चल रही है, तो फिर ये होगा। और आखिरी हफ्ता अब संसद का है, और इसमें भी लग रहा है कि यही इसी तरीके से सदन की कार्यवाही बाधित होती रहेगी, और बाधित हो रही है सत्ता पक्ष की वजह से, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर खामोशी बिल्कुल साधे हुए हैं, बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। और बोलना छोड़ दीजिए, सदन में अंदर नहीं आ रहे हैं, सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसा क्या है? इसीलिए अब ये विपक्षी सांसद बाहर पोस्टर लेकर पूछ रहे हैं कि अमित शाह जवाब दो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बिल्कुल समीर जी, विपक्ष लगा रहा है कि जवाब दीजिए, जवाब दिए, और अमित शाह जवाब देने के लिए आ नहीं रहे हैं। सदन के अंदर घुस नहीं रहे हैं, मतलब परिसर में घुसते हैं, लेकिन जो सीढ़ियां हैं सदन की, लोकसभा और राज्यसभा की, उस पर नहीं चढ़ते हैं। वहां जाती शायद डर लगने लगता है, पता नहीं आगे डरने वाले तो नहीं है वो। मजबूत तो गृह मंत्री हैं, लौह पुरुष हैं एकदम, उनका जीवन ही उनका संदेश है, और 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री के गृह मंत्री हैं वो। तो इतने कमजोर तो नहीं है कि विपक्ष से डर जाए। हालांकि प्रधानमंत्री डर जाते हैं विपक्ष की महिला सांसदों से भी, सदन के अंदर नहीं आते हैं।
तो लेकिन अमित शाह तो नहीं करते किसी से भी। हाँ, बाहर प्रदर्शनकारी से चल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ होती है, लेकिन अमित शाह जो है सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं अरविंद सावंत, वो भी कह रहे हैं कि आखिर अमित शाह जी को डर क्यों लगता है, क्यों नहीं आते सदन के अंदर। सदन के अंदर आए, जिम्मेदारी आपकी सदन के प्रति है, सरकार की जिम्मेदारी सदन के प्रति है, सदन के अंदर आपको जवाब देने होते हैं। अब जब बिरला जी अपना प्रवचन सुनाते हैं सुबह प्रश्नकाल कि ये सांसदों का समय है, तो सांसदों का समय नहीं है, वो जनता का समय है। बिल्कुल। और जनता का समय ये सरकार बर्बाद कर रही है। 70 सालों में पहली सरकार है जो सदन नहीं चलने देना चाहती, तो वो सांसदों का समय नहीं है, वो जनता का समय है। जनता का समय है, जनता के लोग हैं, युवा हैं, छात्र हैं, वो पीटे हैं और उनको इतने बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा गया है, लाठियों में कीलें लगाकर। वहाँ पुलिस वाले नहीं पीट रहे हैं, उनको पता नहीं कौन पीट रहे हैं, और पुलिस के संरक्षण में उसको उसकी देखरेख में पीट रहे हैं। तो ये सारे जवाब कौन देगा? तो ये जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि जब तक अमित शाह जवाब नहीं देंगे इस पर, सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत। कर रहे हैं तो क्या हुआ? कोई तकलीफ नहीं है हमें। कहीं ना कहीं उसमें से 3 सांसद जो कौन किससे मिले, इससे हमें कोई एतराज भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है। जो सदन में कार्रवाई पे क्या पेश आते हैं उससे मालूम पड़ता। कहा जा रहा है कि 3 जो सांसद है वो आपकी जो टूटी हुई पार्टी है उनके संपर्क में है, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। पता नहीं, ये उनको पता होगा या उनकी पार्टी के मुखिया को पता होगा। सर 4 दिन बचे हैं और डिलिमिटेशन बिल नहीं आया अभी, नहीं आया। डेडलॉक कंटिन्यू। डेडलॉक, अरे भाई डेडलॉक क्यों बोलते हो? पहली बात बताओ, मैं ये बार बार याद दिलाता हूँ, 2G 3G स्कैम पे इन्होंने सदन को पूरा सत्र खत्म किया था कि नहीं किया था? फिर क्या डेडलॉक है? हम तो भाई मंदिर के तो मालिक हो ना तुम। देश का मंदिर है, अयोध्या का मंदिर, प्रभु राम जी का मंदिर, वहां चोरी हुई है तो उसके ऊपर चर्चा कर रही नहीं। फिर मंदिर की निर्माण के ऊपर क्यों चर्चा की? तभी भी नहीं कर रही थी, तभी कर रही ना। हमने बनाया तो हमने चोरी भी की, वो भी बताओ। तो ये संसद है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये पवित्र जगह है, यहाँ इससे आप क्यों भाग रहे हैं? यहाँ पर आप जवाब दीजिए। आपने संविधान की शपथ ली है और शपथ इसीलिए ली है कि यहाँ पर आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं देश से के हित के लिए हैं, देश की जनता के हित के लिए हैं, उनको आप छिपाएंगे नहीं, उनको आप उसके बारे में किसी तरीके का कोई भ्रम नहीं पैदा करेंगे, वो जनता के सामने आप रखेंगे। वो क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इधर रांची में भी झारखंड लोक सेवा आयोग में की परीक्षाओं में धांधली को लेकर जो कुछ चल रहा है उस पर भी हम लोग अभी आते हैं। वहाँ छात्र आज घेराव कर रहे हैं विधानसभा का। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने ज़्यादातर उनकी मांगें मान ली हैं और अभी क्या कुछ जो गतिरोध बने हुए हैं वो भी जल्दी से सुलझ जाएंगे। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों ने कल इस्तीफा दे दिया, तो ये वहाँ पर सरकार कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ रही है। सरकार से लगातार छात्रों की वार्ता हो रही है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से जब हमले किए गए थे तो उसके पहले तक सरकार का कोई प्रतिनिधि छात्रों से मिलने तक नहीं आया। मिलने तो वो बात तक नहीं आया, वहां पर अपने यहाँ बुला लिया कुछ लोगों को जो कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, लेकिन किस बर्बरतापूर्ण तरीके से छात्रों के ऊपर हमले किए गए। जो प्रदर्शनकारी छात्र थे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और वहां कहीं कोई ये नहीं कि केवल दिल्ली के छात्र थे, पूरे देश भर से आए हुए छात्र थे वहां। अमलेंदु जी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहली बार आए थे, उनको पता भी नहीं था कि पुलिस वाले मार रहे हैं तो उनको जाना किधर है। बिल्कुल बिल्कुल। और कल ही समीर जी न्यूज़ पॉइंट में हम लोग के साथ एक जुड़े हुए थे जी, और उन्होंने बताया कि वो जनता मंतर भी आए थे और वहाँ भी पहुंचे हुए हैं, मतलब वहीं के थे, झारखंड के जनता मंतर आए हुए थे, तो जनता मंतर के लोग वहाँ भी हैं। ये तो ये इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन अमित शाह जी सदन के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। अब सूचना ये आ रही है कि वहाँ शायद थोड़ा संघर्ष बढ़ रहा है झारखंड में। हमारे संवाददाता हम कोशिश करेंगे उनको वहाँ से जोड़ पाए। अभी रांची में मौजूद हैं, कल रात भी वो लाइव मौजूद थे, उनकी कई रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। जिन लोगों को देखना हो कि रांची की स्थिति क्या है, हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इस समय कई रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं समीर। तो ये है अब लेकिन यहाँ जिस तरीके से अमित शाह गायब है उसको लेकर आरजेडी के सांसद हैं मनोज कुमार झा, वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ये रांची की तस्वीरें हैं अमलेंदु जी, वहां पर आज छात्रों ने विधानसभा घेराव का ये था और ये घेराव करने के लिए जा रहे हैं। ये वहाँ की तस्वीरें हैं, हम लोग देख रहे हैं रांची की। वहाँ किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ियों के आरोप को लेकर कई दिनों से वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। और वहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो पानी की बौछारें भी की गई हैं छात्रों पर, चूंकि वो विधानसभा परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी जुड़ेंगे हमारे संवाददाता पंकज, तो हम अपडेट लेंगे अभी क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। लेकिन ये प्रदर्शन की
की तस्वीरें हैं, पर दोनों के प्रदर्शन को लेकर जो एक तुलना की जा रही है वो देखने वाली है। अमलेंदु जी, यहाँ सरकार लगातार संवाद में है, सरकार के मंत्री मुलाकात कर रहे हैं, उनके बयान आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं और बाकी मांगों को पर भी उस पर काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बाकी मांगों पर काम चल रहा है। 98% मांगे जो हैं 98% मांगे वहाँ छात्रों की मानी जा चुकी हैं, ये कहना है जेएमएम का, सरकार से जुड़े लोगों का। और केवल एक मांग जो बची है वो मांग बची है कि सीबीआई से जानकारी की जांच की, और दूसरी एक मांग बची है कि वो जो परीक्षाएं रद्द करने की बात करें, उसमें एक परीक्षा ऐसी है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो उसमें नियुक्तियां मिली, तो जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसमें आदेश नहीं देता तब तक वो रद्द नहीं की जा सकती। तो इन दो बातों पर केवल गतिरोध बना हुआ है, बाकी सारी बातें उनकी मान ली गई हैं। तो लेकिन चूंकि 10 अगस्त का आह्वान किया गया था संसद मार्च का, तो चूंकि उससे पहले नहीं हो पाया तो इसलिए आज संसद मार्च किया जा रहा है। लेकिन वहां पैलेट गन नहीं चलाई जा रही है, जी हाँ, कील लगी लाठियां गुंडे नहीं कर रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधि मंत्री जो है 3 वरिष्ठ मंत्री जाकर लगातार बात कर रहे हैं, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, रात में भी वार्ता हुई है। तो ये सारी बातें वहां देखने को मिल रही है। और वहां क्या कुछ हुआ है उसके बारे में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद है महुआ माझी, उन्होंने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि 98% मांगे मान ली गई हैं, यानी लगभग सभी मांगे, कुछ एक मांगे अगर जो नहीं मांगी गई हैं उन पर भी ये देखा जा रहा है कुछ टेक्निकल वजहों से, तो उसको भी उन छात्रों की बातें मानी जा रही हैं। और इस आंदोलन के दौरान 3 आयोग के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनसे सीआईडी उनसे पूछताछ भी करेगी, जी हाँ, ये है। और 10 लोगों की, जहां तक मेरी जानकारी है, 10 लोगों की उसमें गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। यहाँ एनटीए पेपर लीक में किसकी गिरफ्तारी हुई और किससे क्या पूछताछ हुई जी, जब बल्कि सीबीआई को जो जांच दी गई थी वो 2024 के एनटीए पेपर लीक की, उसमें तो क्लीन चिट दे दी, उसी दौरान दे दी, आंदोलन चल रहा था उस दौरान दे दी जी। और बाद में मुकदमा पहुंचा जब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में, तो सीबीआई का वकील ही गायब हो गया। तो ये चल रहा है केंद्र में। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो मोदी जी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, अच्छा रील बनाकर कहा था उन्होंने, पता चला सीबीआई का वकील उनके कहने के बाद ही गायब हुआ। तो मोदी जी जो कहते हैं उसका उल्टा होता है, इससे भी साबित होता है। तो लेकिन क्या कह रही है महुआ माझी, एक बार सुन लेते हैं कि वहां पर झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया है, उनसे सरकार बात कर रही है, उनकी जो जेन्युइन मांगे हैं उनको, उन पर सरकार काम कर रही है, उनकी मांगों को स्वीकार कर रही है। सुन लेते हैं महुआ माझी को क्या कह रही हैं। कुछ मांगी भी है, हालांकि उन छात्रों का कहना है कि पूरी मांगे नहीं मांगी है। जी देखिए, कल जब आपने देखा कि प्रतिनिधि मंडल के साथ, माननीय मंत्रीगणों के साथ छात्रों की बैठक हुई, तो बैठक के तुरंत बाद छात्र भी खड़े थे और माननीय मंत्री भी खड़े थे। वहां खड़े होकर उन्होंने मीडिया में कहा कि 98% मांगे मान ली गई है। छात्रों ने भी इसे स्वीकार किया, उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन बाद में वो जाकर आपस में बैठे तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो उन्हें पीछे से धकेल रही है कि नहीं तुम आंदोलन बंद मत करो, शायद उन्हीं के कहने पर आज विरोध मार्च हो रहा है, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि जो 2% बचा है वो इस पर बचा है कि एक ऐसा एग्जाम था, बाकी तो उन्होंने मान लिया सरकार ने, और एक एग्जाम जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर उसका रिजल्ट आउट हुआ था, और उसके बाद बहुत सारे युवकों को नौकरी भी लग गई है। अब सरकार के हाथ में है ही नहीं कि वो उस एग्जाम को रद्द करे जब तक कि माननीय न्यायालय का निर्देश ना हो। तो इस पर वो कह रहे हैं कि जिन युवाओं को नौकरी मिल चुकी है उनके साथ भी अन्याय होगा। इसलिए उनका कहना है कि जब हम 98% मांग मान चुके हैं और 2% समय के साथ उसमें भी देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि छात्रों से सरकार अनुरोध कर रही है कि आप विरोध करना बंद कीजिए, क्योंकि 98% मांगे मान ली गई है। छात्रों का कहना है कि जो जेन्युइन है उनका हक, अगर ये नहीं होता है तो फिर उनका हक नहीं, तो मान तो लिया, जेपीएससी को तो मान लिया गया है, जबकि भाजपा के कार्यकाल में फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी में बड़ी मात्रा में धांधली हुई थी, अनियमितताएं हुई थी, पेपर लीक और बहुत कुछ हुआ था। जेपीएससी का बार घेराव हुआ था और उस समय कुछ भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं के परिवार के लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, उनको नौकरी, अभी भी वो नौकरी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिटायर कर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी उनका रिटायरमेंट आने वाला है। अब सीबीआई जांच उस समय भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनके साथ कुछ ऐसा न्याय नहीं हुआ। तो इसकी क्या गारंटी है कि सीबीआई जांच के बाद ही उनको मिले, जबकि सीआईडी जांच कर रही है और सरकार ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में, कोर्ट की तरह 90 दिन के अंदर नतीजा दे दिया जाएगा।
ये वहाँ पर 98% मांगे मान ली गई हैं और कुछ चूंकि वहाँ पर हाई कोर्ट में उसका मामला है, यानी वो सब जुडिस मामले हैं जिस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती है, पर उस पर भी बातचीत की जा रही है। और चूंकि ये मामला अमलेंदु जी कोई ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल क्या है, 2026 से वहाँ जब से राज्य का गठन हुआ है तब से वहाँ पर धांधलियों की शिकायतें हैं और उन सारी की जांच की मांग वहाँ पर की जा रही है। तो ये मसला वहाँ पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सरकार वहाँ संवाद बनाए हुए है छात्रों से और उनकी मांगों को वो स्वीकार भी कर रही है, उनकी मांगों को उसने समझा भी है। पर यहाँ सवाल वही है कि आखिर जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, पूरे देश से आए हुए थे, उनकी मांगों को लेकर सरकार ने कितनी संवेदनशीलता दिखाई? बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, यही सवाल है कि उनकी जो मांग थी उसको लेकर सरकार ने कितनी संवेदनशीलता दिखाई और अभी भी कितनी संवेदनशीलता दिखा रही है। मोदी जी आकर रात को 12 बजे रील तो बनाते हैं कि हाय फ्रेंड्स, आज तो आपसे ही बात करने का मन करता है, तो बात करने का मन करता है तो भेजो ना अमित शाह जी को सदन के अंदर भाई, बात तो तभी होगी। और उसमें जेनजी सांसद भी हैं कई तो जो सवाल पूछ रहे हैं, तो जवाब दो उनके सांसदों के। वहाँ आकर डर क्यों लगता है, मतलब सदन में आने से डर क्यों लगता है सरकार के बड़े जो पदाधिकारी हैं उनको, ये समझ में नहीं आता। समझिए यही बाबा सवाल पूछा था कि आखिर मोदी जी को, चलिए मोदी जी को और अमित शाह जी को डर क्या लगता है। बिल्कुल ये सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि आखिर आप क्यों नहीं आ रहे हैं सदन में, और सदन में आप आ नहीं रहे हैं लेकिन आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सदन आपसे बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस देश में क्या हो रहा है। क्या कोई निजी सेना, वहां पर निजी पुलिसकर्मी गठित कर लिए गए हैं जो विपक्षी लोगों के ऊपर इसी तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से हमला करेंगे और वो कहीं उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होगी? ये बड़ा सवाल है, बहुत ही गंभीर सवाल है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे थे कि रांची में जो कुछ हो रहा है, तो वहां मंत्री है राज्य सरकार में दीपिका पांडे सिंह, वो क्या कह रही हैं छात्रों के आंदोलन को लेकर और सरकार उस पर क्या कर रही है, उस पर उन्होंने बयान दिया है, मीडिया से बात की है, उनको सुन लेते हैं। सब लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का परमिशन होता है, लोग कर सकते हैं। मैम हिरासत में लिया गया है उन लोगों को और आज छात्र भी विधानसभा घेराव करने पहुंच रहे हैं, क्या जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए प्रशासन की आवश्यक कार्रवाई है वो किया जा रहा है। यहाँ कोई पैलेट गन और आंसू गैस और लाठियां नहीं चलाई जा रही। बच्चों के पास बहुत ईमानदारी से प्रयास किया था, कहाँ कमी रह गई? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन में नहीं, इतने घंटे तक हम लोगों ने बातें की हैं। चार दिनों से यह वार्ता चल रही है। जो राज्य सरकार की कैपेसिटी में था उन सभी बातों को हम लोगों ने मानने का काम किया। आगे बोले आप कंटिन्यू मैम कंटिन्यू। लैक ऑफ कम्युनिकेशन आवाज नहीं आएगा। छात्रों की करीब हर बात को जो राज्य सरकार की कैपेसिटी में है उसको मानने का हम लोगों ने काम किया। छात्रों के सामने वो सारी बातें हैं, लेकिन जिस बात को लेकर के वो अड़े हुए हैं सीजन रद्द करने को लेकर, उसमें जुडिशरी का भी इंस्ट्रक्शन है, उसमें जांच हमने ओपन एंडेड रखा है, उसमें सीआईडी न्यायिक मतलब जुडिशियल मॉनिटरिंग में उसकी जांच कराने के लिए राज्य सरकार तैयार है। फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन के लिए ईडी को हम लोगों ने इनवाइट किया है। तो इन तमाम बातों के बाद बच्चों को समझना चाहिए जो संवैधानिक हमारे पास राइट्स है उसके हिसाब से एक दायरे में गाइडलाइंस पे राज्य सरकार काम कर सकती है। तकरीबन हर बात को हम लोगों ने माना है। रिफॉर्म्स के मामले में एक बहुत बड़ा बदलाव राज्य सरकार लेकर के आने के प्लान में है, वो बातें भी उनके समक्ष रखी गई। क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस IIMIT, XLRI और ISM, इन सब बातों वहाँ के एक्सपर्ट्स को लेके कमेटी बनाने की बात है। छात्रों के साथ या अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ व्यापक चर्चा करने के बाद जो है उनसे जो रिफॉर्म्स है वो लाने की बात है। तो जो रिफॉर्म्स पर है बच्चों के बहुत अच्छे सुझाव भी हैं। तो कह रही हैं दीपिका पांडे सिंह, मिनिस्टर हैं, और कि सरकार ने सारी बातें लगभग मान ली है। वही बात जो महुआ माजी कह रही थी कि केवल वो बात जो जिसमें राज्य सरकार में को उससे वो नहीं कर सकती है, उसके इस अधिकार में नहीं आता है, अधिकार क्षेत्र में, और वो जुडिशरी का मामला है, उसमें सब जुडिस है, उसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो छात्रों को ये सोचना चाहिए। लेकिन तस्वीरें यहाँ दिखाई पड़ रही है, ये छात्र जब वहाँ विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, वहाँ पर उनको तितर बितर करने के लिए ये पानी
पानी की बौछारें की जा रही हैं। पानी की बौछारें अब वहाँ पर हो रही हैं ताकि छात्र तितर बितर हो जाए, लेकिन सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए छात्रों से लगातार बात की है और मांगों को उनकी अनसुना नहीं किया है। उस पर उन्होंने बाकायदा उन सारी मांगों को स्वीकार किया है। अब जो नहीं स्वीकार की जा सकती थी उसका कारण भी बता रही हैं। अब ये देखना कि अब ये गतिरोध टूटता है कि नहीं, छात्र अपना आंदोलन वापस लेते हैं कि नहीं, सरकार जो कह रही है सरकार की बातों से सहमत है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, अब ये छात्रों के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि कल एक छात्र जो वार्ताकार थे वो हम लोगों के चैनल पर थे और उन्होंने कहा कि भाई सरकार जो है अधिकांश में उसने मांगे माननी है, सिर्फ 2 मांगे जो हैं उन पर रह गया। चूंकि हमने कॉल दी हुई है विधानसभा मार्च की, इसलिए हम विधानसभा मार्च तो करेंगे, लेकिन सरकार से वार्ता जारी है। तो उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि रात तक कुछ हो जाए, लेकिन रात तक कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है आज कुछ समझौता हो जाए, कल कुछ समझौता हो जाए, ये है। लेकिन ये चूंकि पहले से कॉल दिया चुकी थी तो इसलिए उन्होंने कॉल अपनी वापस नहीं ली। जी बिल्कुल, यहाँ पर इसकी घोषणा कर चुके थे विधानसभा मार्च करने की, विधानसभा तक, तो ये मार्च उन्होंने इसको वापस नहीं लिया, वो मार्च उनका जारी है। लेकिन वहाँ पर अव्यवस्था को देखते हुए कुछ जगहों पर पानी की बौछारें की गई हैं छात्रों को तितर बितर करने के लिए। रांची से ये तस्वीरें आ रही। लेकिन इधर जिस तरीके से संसद में मांग की जा रही है कि गृह मंत्री बयान दें, उसको लेकर यहाँ गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष का स्पष्ट तरीके से कहना है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह का बयान नहीं आता है छात्रों पर बर्बरता करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तब तक संसद में ये सवाल पूछा जाता रहेगा। आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं मनोज झा, क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं उन्हें। और सर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का जो इवेंट था प्रयागराज में एज आउटरीच फॉर यंग वोटर्स एंड रीच स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट ओवर पेपर लीक्स एंड एग्जामिनेशन एंड जेनजीज आर इनटू पॉलिटिकल स्पॉटलाइट। मैं अब बीजेपी से मैं क्या उम्मीद करूंगा, जिन्होंने पैलेट गन चलवाए इस जनरेशन पे, लाठियां चलवाई, कील लगी हुई लाठियां, उनको ये बोलने का हक नहीं है। कल 2 इवेंट मैंने देखा, छात्रों की गूंज प्रयागराज में और प्रधानमंत्री जी की गूंज आईआईटी दिल्ली में। एक बाबा साहब जी को इन्वोक कर रहे थे आईआईटी दिल्ली में। राहुल जी ने क्या किया, अवसर की असमानता का जिक्र किया। डिग्री लाने के बावजूद गारंटी नहीं है कि आपके पास अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। क्या ये चिंता देश की नहीं है? क्या बीजेपी की ये चिंता नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी 14 में जब चुने गए थे 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष पर, मंदिर मस्जिद के साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 12 दूनी 24 करोड़ का हिसाब तो देना पड़ता था प्रधानमंत्री जी को। अगर आज उनकी चिंताओं में ये शुमार होता तो इस जनरेशन को प्रधानमंत्री जी की राजनीति से, इनकी नीतियों से कोई दिक्कत नहीं होती। ये सीधा सरल सा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री वादा करके एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता नहीं होती कि जो कुछ हो रहा है ये इससे देश के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, देश के लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनकी सरकार के बारे में क्या सोच रहे होंगे। बिल्कुल समझिए, और ये सही सवाल जो पूछ रहे हैं मनोज झा कि भाई आखिर प्रधानमंत्री को चिंता क्यों नहीं होती है कि ये आप जो हैं क्या आपकी छवि बन रही है जेन-ज़ी के मन में, छात्रों के मन में आपके उसको लेकर क्या छवि बन रही है। तो इस छवि की चिंता प्रधानमंत्री को, बीजेपी को क्यों नहीं होती है, ये सीधा सा सवाल जो है वो पूछ रहे हैं मनोज झा। और इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। मोदी जी हाय फ्रेंड्स तो करके रील बना सकते हैं, लेकिन मोदी जी समस्याओं पे बात नहीं कर सकते, समस्याएं सुन नहीं सकते हैं। तो ये अब संकट सामने आ रहा है। बिल्कुल ये, लेकिन यहाँ पर चूंकि गतिरोध जो बना हुआ है वो बिल्कुल स्पष्ट है, उसको लेकर विपक्ष एकजुट तरीके से अपना जो एक रुख है वो जाहिर किया है। स्टैंड जो है कि जब तक गृह मंत्री का बयान नहीं होता है संसद की कार्यवाही नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको लेकर अमित शाह को, गृह मंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा, या फिर वो ये बताएं कि वो इनकम्पिटेंट है, वो नहीं इस मंत्रालय को संभाल सकते हैं, नहीं संभाल सकते हैं तो फिर इस्तीफा दें। इस्तीफे की मांग उनके देश के अन्य हिस्सों में भी हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रही हैं रेणुका चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, सुनते हैं उनको। अलग तरह का चश्मा आज आप पहन के आई हैं। ये जो अंधभक्त होते हैं ना, उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन
लेकिन मैम आप ये देख रही हैं कि सदन का ये अंतिम सप्ताह है, 4 वर्किंग डे है, लेकिन कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। तो हम कैसे जिम्मेदार है? सरकार से कहिए, उनसे पूछिए। चश्मा में मोतियाबिंद क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि जो अंधभक्त होते हैं उनके लिए हम उचित चिकित्सा करवाने तैयार हैं। तो मैंने सोचा चश्मा का सहारा उनको कुछ समझ में आएगा। वैसे तो चोरी नजर नहीं आ रही, ब्रिज फेल हो रहा नजर नहीं आ रही, नीट एग्जाम नजर नहीं आ रही, तारीफे करते हैं। तो मैंने सोचा कि उचित चिकित्सा हम करवाएं। मोतियाबिंद का होता है, मोतियाबिंद का भी हम करवा दें। इसी चश्मे के साथ आप हाउस में भी जाएंगी? हाँ, क्यों नहीं, वहाँ भी हमारे भक्त बैठे हैं, सबका इलाज हम मुफ्त में करवा देंगे। तो ये कह रही है कि बिल्कुल उन्होंने एक नई बीमारी बता दी अमलेंदु जी। मोतियाबिंद नई बीमारी बता दी। चश्मे पे एक तरफ मोदिया, दूसरी तरफ बिंद लिख के और वो जा रही हैं और कह रही है सदन में भी जाएंगे यही पहन के, चूंकि सदन में भी कुछ भक्त बैठे हुए हैं, उनका भी इलाज जरूरी है। भक्तों का इलाज अब जरूरी हो गया है। ये जो है विपक्ष कह रहा है कि भक्तों का इलाज जरूरी है। समीर जी, 38 करोड़ के आसपास जैन जी है जो जाकर वोटर हो जाएगा 2029 में, और इसके अंदर जिस तरीके से सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ रही है, ज्ञानेश कुमार कुछ मदद नहीं कर पाएंगे 29 में। 38 करोड़ कहाँ बात? हाँ, 38 करोड़ को आप बंगाल की खाड़ी में नहीं फेंक देंगे। वो आके पूछेगा फिर वही निर्वाचन आयोग पे, वहाँ पहुंच ही गया था जाके कि भैया हम क्यों कैसे बाहर कर दिया। संसद पे पहुंच गए थे, संसद में पहुंच गए थे, तो निर्वाचन भवन क्या है? ज्ञानेश कुमार जी कहाँ छुपे छुपे फिरेंगे? तो ज्ञानेश कुमार जी मदद नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को, बीजेपी सरकार को, मोदी जी की सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बहुत गंभीर मसला है और इस पर बयान नहीं दे रहे हैं गृह मंत्री। बयान तो छोड़िए, सदन में आ ही नहीं रहे हैं, और सदन में उनको बुलाने के लिए 2 हफ्ते सदन नहीं चल रहा है। ये कितनी हैरानी की बात है। और इस पर सबसे गंभीर बात तो ये कि इस पर ना तो स्पीकर को कोई हैरानी हो रही है और ना ही जो सभापति हैं राज्यसभा के राधाकृष्णन जी को, या फिर वो भी कहते हैं कि भाई हम अक्षम हैं, हम नहीं इन लोगों को बुला सकते हैं, इनके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता है। हम संसद के, राज्यसभा और लोकसभा के भीतर हम चाहे हमारा सर्वाधिकार सुरक्षित रहे, लेकिन इनके ऊपर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता है। तो उनको बताना चाहिए, वो भी बता दें कि हम इनकम्पिटेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहिए कि वो भी अयोग्य हैं। भाई अगर स्पीकर का आदेश, मतलब सभापति का आदेश जो है वो नहीं मान रहे हैं गृह मंत्री, और सरकार अगर नहीं माने आदेश समीर जी, तो ऐसी सरकार का क्या इलाज होना चाहिए? देखना पड़ेगा, संविधान विशेषज्ञों से बात करनी पड़ेगी कि अगर सभापति के आदेश को ही सरकार नहीं माने तब फिर सदन का मतलब क्या है? सदन के अंदर तो कोई मतलब सब बराबर के सदस्य हैं। नरेंद्र मोदी और रेणुका चौधरी दोनों की हैसियत एक बराबर है सदन के अंदर तो, और दोनों को जो है सभापति का आदेश मानना पड़ता है। बिरला साहब रोज उपदेश देते ही हैं, सदन है, ये संसद है, नियमों से चलेगी। तो जो अगर नियमों से चलेगी, हाँ, तो नियम विपक्ष पे लागू होते हैं, नियम मोदी पे और शाह पे लागू नहीं होते हैं। वो तो नियमों से ऊपर है। हाँ, तो वो नियमों से अगर ऊपर है तो ऐसे को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर बिरला जी के और राधा कृष्णन जी के हाथ में हो तो बर्खास्त कर दें फिर कि भाई सदन के अंदर क्यों नहीं आया आदेश मानकर भी। बिल्कुल, और इधर जो एक और भी मुद्दा है वो भी बिल्कुल जरा भी धीमा नहीं पड़ रहा है अमलेंदु जी, लगातार। जी हाँ, चढ़ावा चोरी का, और उसको लेकर भी जहां पर विपक्षी सदस्य जब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं संसद परिसर में, तो लगातार ये दोनों मुद्दे, यानी गृह मंत्री अमित शाह जवाब दो और चढ़ावा चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो और चढ़ावा चंदा चोरी करने वाली सरकार बर्खास्त हो, इस तरह के नारे वहां पर लग रहे हैं। डिंपल यादव हैं समाजवादी पार्टी की सांसद, क्या कह रही हैं, सुनते हैं उनको। चढ़ावा चोरी को लेकर ही वो क्या कह रही हैं। और एक बड़ा मुद्दा है, चूंकि ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा गंभीर है, अगले साल वहां पर विधानसभा के चुनाव भी हैं और सरकार बुरी तरीके से घिरी है इस मुद्दे पर। सरकार इसलिए घिरी है कि राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, और केंद्र सरकार इसलिए घिरी है कि केंद्र सरकार ने ही, प्रधानमंत्री ने ही उस ट्रस्ट को बनाया था जिस ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारी उस लूट कांड में शामिल हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है। सुनते हैं डिंपल यादव को, क्या कह रही हैं। लाने के लिए कहाँ से पैसे जाते थे? कहीं ये दूध का दूध, पानी का जो राज है, कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है? मैम हम वेट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं जी।
क्या मैम आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, सदन नहीं चल पा रहा है, किस तरह से अरे सदन ये अभी तो बताया, फिर से बताना पड़ेगा, 100 बार बताना पड़ेगा। एक बार प्लीज मैम। हाँ, सो बेसिकली कहा गया था कि चंदा चोरी पे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और न जाने कितने चक्कर उन्हें अयोध्या के लगाए। और जब खुलासा हुआ, पहले तो दबाने की कोशिश करी गई पूरी बात को, और उसके बाद जब खुलासा हुआ तब मुख्यमंत्री जी गए और ये भाषण दे के आए कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जब 2 साल से एसआईटी की कमेटी की गठित है, जब जमीनों में इतनी बड़ी धांधली हुई है, जब ट्रस्ट ने इतनी महंगी जमीनें खरीदी है, जो 2 करोड़ की जमीन 16 करोड़ की, 5 करोड़ की जमीन 25, 30, 40 करोड़ की, और न जाने कितना जो दान आया उसमें चोरी की गई है, दान पेटियों से दान गायब है, जहाँ पादुका गायब हुई, जहाँ सोने की ईंट, चांदी की ईंटें गायब है, तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जो ये चंदा चोरी का जो पूरा मामला है, इसमें सरकार स्पष्टीकरण दे, सदन के अंदर भी स्पष्टीकरण दे, और मुख्यमंत्री जी भी स्पष्टीकरण दे कि आफ्टर ऑल जब 2 साल से इतनी चोरी चल रही थी तो उनके सामने ये बात, उनकी नजरों के सामने कैसे नहीं आई। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी ही बात पर ध्यान दे कि उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। कि चढ़ावा चोरी को लेकर घिरी हुई है। और वही बात अखिलेश यादव कह रहे थे कि वहाँ पूरे अयोध्या में किस तरीके से ज़मीनें खरीद ली गई हैं, रजिस्ट्री की कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही हैं, और ये बहुत बड़ा स्कैम है। वहाँ ज़्यादातर किन लोगों ने खरीदी है, ये बड़ा सवाल है। अयोध्या के लोगों ने नहीं खरीदी, उनकी ज़मीनें तो बिक गई। अयोध्या वाले अब अपने को अयोध्या वाला नहीं कह पाते हैं, और कई अयोध्या वालों कहना हमको तो समझ नहीं आता हम यहाँ रह क्यों रहे हैं। बिल्कुल 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 समझिए, अयोध्या वाले वहाँ रह क्यों रहे हैं, अयोध्या वालों के पास कुछ बचा ही नहीं, सब गुजरातियों ने दे दिया। तो अयोध्या ही गुजरात शिफ्ट कर दो भाई, अगर ऐसा ही तो अयोध्या को ही उठा के गुजरात शिफ्ट कर दो। आप तो शिफ्टिंग में माहिर हैं, नाम बदलने में भी माहिर हैं, इलाका बदलने में भी माहिर हैं, तो अयोध्या को गुजरात में कर दो, अयोध्या वासियों निकाल के बाहर करो सबको, यही करो फिर। ये तमाशा है। लेकिन समझिए अमित शाह पर बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमित शाह संसद के अंदर नहीं आ रहे हैं तो संसद के अंदर भी बवाल हो रहा है, और सड़क पर भी अमित शाह को लेकर बवाल जारी है। भुवनेश्वर में ही कल यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने मशाल जुलूस निकाला है अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर। वो विजुअल भी हम लोग देख सकते हैं। जी बिल्कुल, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पूरे देश में अब गृह मंत्री अमित शाह का संसद में बयान ना देना, संसद में ना आना और उनके इस्तीफे की मांग, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो भुवनेश्वर में मशाल जुलूस निकाला है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने। देखते हैं क्या कुछ उनकी डिमांड है, क्या मांग कर रहे हैं। अमित शाह इस तरह दिया, नरेंद्र मोदी इस तरह दिया, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। अरे नित्यानंद गौड़ इस्तीफा दिया, उड़ीसा शिक्षा को बंद चाहिए दिया। ये भुवनेश्वर में, वो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में, वहाँ गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जब आप संसद में बयान नहीं दे पा रहे हैं, संसद से भाग रहे हैं, तब फिर आपको गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं। और वही जो एक लेख भी लिखा है राहुल गांधी ने, सीधे सीधे कहा भी है कि आप या दो ही चीज़ें हैं, या तो आप उसमें शामिल हैं और या तो फिर आपको कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं है तो इसका मतलब आप अयोग्य हैं। अयोग्य होने का मतलब सीधा है कि आप पद छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप पद मतलब नहीं चला सकते तो जरूर थोड़ी डॉक्टर ने थोड़ी कहा है कि आप गृहमंत्री बने रहिए। इस्तीफा देकर घर को जाइए, दूसरा मंत्रालय पकड़ लीजिए, पीडब्ल्यूडी पकड़ लीजिए, शहर विकास मंत्रालय कर लीजिए, सहकारिता तो है ही, तो वो बने रहिए। तो भाई आप क्यों बने हुए गृहमंत्री? अपनी जिम्मेदारी आपकी जो भी है, आपने अगर नहीं दिया आदेश तो इतना भी आकर सदन में कहने में क्या दिक्कत है कि हमने आदेश नहीं दिया?
सब अपने आप ही जैसा कि जो है जितेंद्र सिंह जो थे वो कह रहे थे कि वो आदेश जो है वो मंत्री नहीं देता है, एसडीएम देता है, मजिस्ट्रेट देता है। तो यही बात आके अमित शाह क्यों नहीं कह सकते अपने श्रीमुख से? बिल्कुल आकर कह दें। फिर जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो मजिस्ट्रेट से पूछा जाएगा कि भाई कैसे दे दिए, कहाँ है आपको गोली चलाने वाली परिस्थिति आपको दिखाई पड़ती? बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा कि कहाँ गोली चलाने वाली परिस्थिति थी, कहाँ जो थी लाठीचार्ज की परिस्थिति थी, और कहाँ ये परिस्थिति थी कि आप सिविल ड्रेस में गुंडों पुलिस के साथ भेज दें, गुंडों को आप पुलिस की वर्दी पहनाकर भेज दें। यह परिस्थिति कहाँ पैदा हुई थी? कील लगी लाठियां आप दे दें, सिर पे आप मारें, ये कौन सी परिस्थितियां थी? चाहिए बताइए आप जी। तो ये सवाल सब पूछे जाएंगे। बिल्कुल ये सवाल पूछे जाएंगे और इसका जवाब नहीं दे रहे हैं तो गृह मंत्री लगातार संसद में आ ही नहीं रहे हैं, सदन का सामना नहीं कर पा रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि सामना तो करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और उधर आप जहां पर बीजेपी सरकारें हैं, जहां सरकार में आ रही है भारतीय जनता पार्टी, वहां विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कुछ हो रहा है? यहां तो विपक्ष की आप मांग नहीं सुन रहे हैं, संसद में पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर आपसे मांग कर रहा है कि आप आइए बयान दीजिए, आप नहीं आ रहे हैं। और उधर पश्चिम बंगाल में जहां नई नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वहां विपक्षी नेताओं के ऊपर कैसे हमले हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई अंडे तो फेंके जाएंगे, आप सांसद हैं तो आप अंडे और आपके ऊपर चाहे कुछ भी फेंका जाए, पत्थर फेंका जाए, सामना करना पड़ेगा, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने तो गोली खाई है। तो अब इसका मतलब कि विपक्ष के नेता तैयार रहे इन सारी चीज़ों को लेकर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर फिर हमला हुआ है और उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई है। हाँ, उन्होंने आरोप लगाया जान से मारने की कोशिश की गई और सीधे सीधे उनको पत्थर फेंके गए और उनका सिर फूट सकता था ये। और इधर समीर जी सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि अरे स्वतंत्रता सेनानियों ने तो गोलियां खाई थी और आपको अंडों से डर लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जाके अब गोलियां खाओ सरकार की, यही कहा जा सकता है। फिर इसको लेकर संजय राउत हैं, शिवसेना यूपीटी के सांसद हैं, उन्होंने भी इसको लेकर बीजेपी पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए कि 3 बार की मुख्यमंत्री, कई बार की सांसद, केंद्रीय मंत्री, उसके साथ अगर बीजेपी शासित राज्य में ये सलूक हो सकता है तो फिर आम जनता की क्या बिसात है। बिल्कुल। और वहाँ पर टीएमसी के जो सांसद हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मंगल मिलन करते हैं, लेकिन फिर भी 3-4 सांसद निकल गए बाहर। हाँ, फिर भी जाने के बाद भी बाहर निकल गए, मंगल मिलन में अमंगल कर दिया उन्होंने, उन लोगों ने। और हो सकता है कल फिर वो मंगल मिलन करें। लेकिन यहाँ क्या ममता बनर्जी के साथ क्या कुछ हुआ है उसकी बहुत तीखे शब्दों में निंदा की है संजय राउत ने। सुन लेते हैं उनको क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, ममता दीदी एक ऐसी महिला नेता है जिसने लगभग 15 साल पश्चिम बंगाल पर को नेतृत्व दिया है, देश को नेतृत्व दिया है। चुनाव हार गए उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हार गया। आप बांग्लादेश की पदच्युत प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की हिफाजत कर सकते हो, हाँ, बांग्लादेश की, उसके लिए पूरा तामझाम सिक्योरिटी आप लगाते हो, लेकिन आप अपने राज्य की एक्स मुख्यमंत्री की हिफाजत नहीं कर सकते। आप बोलते हैं कि ये जनता और तृणमूल कांग्रेस का झगड़ा है। अच्छा, तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होगा? ये जनता कौन है, ये बीजेपी के कैसे गुंडे हैं, उसका पूरा एविडेंस सामने आया है। वहाँ के मुख्यमंत्री को मैं बताना चाहता हूँ, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। अगर ये जनता और तृणमूल कांग्रेस का झगड़ा है तो ये समझ लीजिए जंतर मंतर का झगड़ा भी पूरा देश और मोदी का झगड़ा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, ममता दीदी। तो ये वहाँ पर जनता का झगड़ा है तो लॉ एंड ऑर्डर किसका नाम है? कानून व्यवस्था क्या वहाँ पर कर रही है, किस तरीके की है? यानी जनता जिसको चाहे वो किसी विपक्षी नेता के ऊपर हमले कर दे, उसको मार डाले और सरकार कह दे कि ये तो उनका अपना आपसी झगड़ा है। फिर वही सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, समझिए। हाँ, गजब का तर्क है और तर्क देने में तो माहिर हैं बीजेपी के तमाम लोग। किसी भी तरीके का आप तर्क दिलवा दीजिए, कुतर्क करने में तो माहिर हैं। मतलब पाणिनि जो है वो शर्मा जाएं, याज्ञवल्क्य शर्मा जाएं इनके कुतर्कों को सुनकर। तो ये तो बड़े विद्वान लोग हैं, सब गजब गजब तरीके के तर्क लेकर आते हैं बीजेपी के लोग। लेकिन अमित शाह जी अभी तक ये तर्क नहीं दे पा रहे हैं कि वो संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये तर्क नहीं दे पा रहे हैं, पर विपक्ष कह रहा है कि ये तो आपको बताना पड़ेगा ही, नहीं तो फिर आप
पद छोड़ दीजिए, हम मांगना आपसे, आपको बुलाना यहाँ बंद कर देंगे। आपको इसलिए बुला रहे हैं कि आपके देश के गृह मंत्री हैं और आपने ही वहाँ पर हमले का आदेश दिया है, यह आरोप है विपक्ष का। और नहीं दिया है तो आकर आप बताइए कि कोई और था हमले का आदेश करने वाला, वहाँ पर बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटने वाला, उनके ऊपर पैलेट गन से गोलियां चलवाने वाला। ये जवाब आपको देना पड़ेगा, नहीं तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। अब देखते हैं कि गतिरोध खत्म होता है या नहीं होता है। स्पीकर और राज्यसभा के सभापति भी अपनी क्षमता को दिखाते हैं या फिर वो भी एक बार अपने को अक्षम ही साबित करते हैं। इस पर रहेगी नजर। और अभी चूंकि 3 दिन का समय और है मानसून सत्र का, हो सकता है कि इन 3 दिनों में किसी दिन गृह मंत्री अमित शाह खुद ही आए और बयान दे दें और शायद गतिरोध ये टूट जाए, सदन में काम शुरू हो जाए। लेकिन विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक नहीं आते हैं, जब तक बयान नहीं देते हैं, तब तक सदन नहीं चलेगी। तो सदन चलाना न चलाना ये किसके ऊपर है, ये जिम्मेदारी सरकार समझती है कि नहीं समझती है, ये महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या कुछ होता है। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।